एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ठीक टाइम पर आकर लूफी मेयर को बचा लेता है, लेकिन मेयर कहता है कि ये उसकी फाइट है तो इसलिए बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा। मेयर ये भी कहता है कि वो अपने सिटी को खुद प्रोटेक्ट करेगा, बट लूफी उस बूढ़े मेयर को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। मेयर को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, वरना कैप्टन बग्गी उस मेयर को मार देता। उसके बाद लूफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये साउंड इतना पावरफुल था कि कैप्टन बग्गी की भी फट जाती है। तभी कैप्टन बग्गी लूफी पर तोप से हमला कर देता है, बट लूफी गम गम फ्रूट का पावर का यूज करके अपने शरीर को बड़ा और लचीला बना देता है, जिससे वो तोप का गोला लूफी के बॉडी से टकराकर कैप्टन बग्गी के ऊपर ही फूट जाता है। उस गोले से सारे आदमी घायल हो जाते हैं सिवाय कैप्टन बग्गी के, क्योंकि कैप्टन बग्गी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लोगों को जान से मार दिया था। तभी सीन में नए विलेन की एंट्री होती है, जिसका नाम काबाजी होता है। काबाजी इतना पावरफुल था कि वो मोजे के शेर को हाथ से ही उठाकर फेंक देता है। काबाजी कहता है, कैप्टन बग्गी आप जाकर रेस्ट करो, इन्हें मैं संभालता हूँ। काबाजी अपने छोटे से साइकिल में आकर अपने शॉर्ट से डायरेक्ट लूफी पर अटैक कर देता है, बट जोरो आगे आकर उस अटैक को अपने शॉर्ट से रोक देता है। लूफी जोरो को रेस्ट करने को बोलता है, क्योंकि जोरो को काफी चोट लगी थी, बट जोरो है कि लूफी की बात को टालकर फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ काबाजी अपने फायर बॉल जूत्सु से जोरो पर अटैक कर देता है। हाँ, ये थोड़ा सा फायर बॉल जूत्सु की तरह था, इसलिए मैंने फायरवॉल जूत्सु बोल दिया। उसी के साथ काबाजी जोरो के उसी पार्ट पर लात मारता है जिस पार्ट पर जोरो की इंजरीज हुई थी। इस टाइम पर काबाजी बैक टू बैक जोरो को मारते ही जा रहा था। नामी लूफी को बोलते कि वो जाकर जोरो की मदद करे, लेकिन अचानक जोरो खड़ा होता है और काबाजी के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जोरो बोलता है, अगर मैं यहाँ पर इस आदमी से हार गया तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग सोर्समैन खाक बनूंगा। दूसरी तरफ नामी इस फाइट से उम चुकी थी, इसलिए वो कैप्टन बग्गी के खजाने को ढूंढने के लिए चली जाती है। नामी को कैप्टन बग्गी के हाइड आउट के बारे में पता चल जाता है और वो कैप्टन बग्गी के खजाने को चट कर देती है। दूसरी तरफ जोरो काबाजी के अटैक को काउंटर कर रहा था। उन दोनों की फाइट के बीच में कैप्टन बग्गी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, बट लूफी कैप्टन बग्गी को रोक देता है और बोलता है, अच्छा होगा कि हम दोनों इस फाइट से दूर रहें। काबाजी जोरो के ऊपर फिर से अटैक करने जाता है, बट इस बार जोरो अपने स्वॉर्ड से काबाजी को बीच से काट देता है और वहीं पर काबाजी की मौत हो जाती है। जोरो गिरते हुए बोलता है, लूफी मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद कैप्टन बग्गी और लूफी आमने सामने आ जाते हैं। तभी बग्गी बोलता है, हाँ तुम लोग बनोगे पायरेट्स। लूफी बोलता है, हाँ हम लोग ग्रैंड लाइन पर जाएंगे। कैप्टन बग्गी रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा बच्चे, ग्रैंड लाइन पे जाना इतना आसान है? ग्रैंड लाइन छोड़ो, तुम लोग पिकनिक बनाने जाओ। अब इसी बात को लेके दोनों में बहस होने लगती है। एक बोलता है कि किंग ऑफ पायरेट्स वो बनेगा और दूसरा बोलता है कि खजाने को लूट के किंग ऑफ पायरेट्स वो बनेगा। एंड फाइनली दोनों जाकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी कैप्टन बग्गी बोलता है, अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, जैसे कि वो रेड हेयर वाला करता था। रेड हेयर का नाम सुनकर लूफी कैप्टन बग्गी से पूछता है, क्या वो सैंक्स को पहचानता है? हाँ शायद जानता हूँ या शायद नहीं भी जानता। लूफी बोलता है, अरे भाई तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? कभी बोल रहा है जानता हूँ, कभी बोल रहा है नहीं जानता। कैप्टन बग्गी अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और लूफी पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसी के साथ लूफी भी कैप्टन बग्गी पर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन बग्गी भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। अगेन से लूफी गम पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन कैप्टन बग्गी अपने सिर को बॉडी से अलग करके बच जाता है और लूफी का अटैक लूफी पर ही भारी पड़ जाता है। एक अटैक के दौरान कैप्टन बग्गी लूफी की हेड को डैमेज कर देता है। अब आपको पता ही है कि लूफी के लिए हेड कितने मायने रखता है। लूफी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेड को डैमेज करने की? ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कैप्टन बग्गी तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन कैप्टन बग्गी अपने पावर का यूज करके फिर से लूफी के हेड को पूरा फाड़ देता है। लूफी वो सारे बातों को सोचने लगता है कि आखिर सैंक्स ने उसे हेड गिफ्ट कैसे किया था। बग्गी लूफी के हेड को पकड़कर कहता है, तो तुम्हारे लिए ये खजाने से कम नहीं है, लेकिन खजाना तो सिल्वर ज्वेलरी डायमंड को बोला जाता है ना। लूफी बताता है कि वो हेड सैंक्स का है, लेकिन सैंक्स का नाम सुनते ही कैप्टन बग्गी और ज्यादा चिढ़ने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि सैंक्स और बग्गी पहले कॉमरेड्स हुआ करते थे, वो दोनों एक ही क्रू में काम किया करते थे। इसी के साथ हमें सैंक्स और कैप्टन बग्गी का पास्ट दिखाया जाता है। एक मिशन के दौरान सैंक्स और बग्गी के बीच में बहस होने लगती है। सैंक्स बोलने लगता है कि शिप
साउथ की तरफ जाएगी और बग्गी बोलने लगता है कि शिप नॉर्थ की तरफ जाएगी, लेकिन एन वक्त पर वहाँ पर उनका लीडर आके दोनों को मार के चुप करा देता है। इन द सेम टाइम उन्हें एक एनिमी का शिप दिखाई देता है और वो सब उस शिप पर अटैक करके उस बैटल को जीत जाते हैं। लेकिन फाइट के दौरान कैप्टन बग्गी को एक ट्रेजर का मैप मिल जाता है और कैप्टन बग्गी उस मैप के बारे में किसी को भी ना बताकर अपने पास रख लेता है। रात को बग्गी उस मैप को देखते हुए काफी एक्साइटेड था, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर सैंक्स आ जाता है और बोलता है हमने वो बैटल जीत लिया, क्या तुम हमारे साथ पार्टी नहीं करोगे? तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ खतरनाक सी चीज मिल गई, क्यों कैप्टन बग्गी? घबराते हुए बग्गी बोलता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, बस मैं तो ऐसे ही बैठा था। दोनों एक ही साथ बैठकर अपने ड्रीम के बारे में बताने लगते हैं। सैंक्स बताता है कि वो एक दिन अपना खुद का क्रू स्टैब्लिश करना चाहता है और पूरी दुनिया घूमना चाहता है। अगली तरफ बग्गी भी बताता है कि उसे पावरफुल बन के सारे खजाने को हासिल करना है। तभी कैप्टन बग्गी बोलता है तुमने अभी अभी कहा था ना तुम्हें लूट के दौरान एक स्पेशल चीज मिली थी, क्या है वो बताओ जरा। सैंक्स बताता है कि उसे फाइट के दौरान एक डेवल फ्रूट मिला है। सैंक्स ये भी बताता है कि अगर कोई भी उस डेवल फ्रूट को खा लेता है तो उसे कई प्रकार की एबिलिटीज मिल जाती है एंड वो अपना स्विम करने का एबिलिटीज भी खो देता है। सैंक्स की ये बातें सुनकर कैप्टन बग्गी उस डेवल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचने का प्लान बनाने लगता है। उसी की दूसरी तरफ कैप्टन बग्गी असली डेवल फ्रूट को छुपाकर नकली डेवल फ्रूट का खाने का नाटक करने लगता है। सारे लोगों ने डेवल फ्रूट के बारे में कई सारे अफवाहें सुनी थी, तो वो लोग चुपचाप कैप्टन बग्गी को डेवल फ्रूट खाते हुए देखने लगते हैं। वो लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर डेवल फ्रूट खाने के बाद क्या होता है। कैप्टन बग्गी नकली डेवल फ्रूट खाता है बट उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो नकली डेवल फ्रूट खा रहा था। दूसरी तरफ रात को कैप्टन बग्गी असली डेवल फ्रूट को लेकर उसे बेचने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन अनलकीली वहाँ पर सैंक्स आ जाता है। सैंक्स से डर के कैप्टन बग्गी उस डेवल फ्रूट को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। उस टाइम तो सैंक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी टाइम सैंक्स वापस आ जाता है। अगेन से सैंक्स को अपने पीछे देखकर कैप्टन बग्गी डर के मारे उस डेवल फ्रूट को निगल लेता है। कैप्टन बग्गी का अमीर होने का सपना टूट जाता है, इसलिए वो सैंक्स से लड़ने लगता है, बट अगेन अनलकीली कैप्टन बग्गी के हाथ से वो ट्रेजर का मैप भी पानी में गिर जाता है। बिना सोचे कैप्टन बग्गी उस मैप को बचाने पानी में चला जाता है, लेकिन डेवल फ्रूट खाने की वजह से बग्गी स्विम नहीं कर सकता। कैप्टन बग्गी पानी में डूबने लगता है। सैंक्स को पता चल जाता है कि कैप्टन बग्गी ने डेवल फ्रूट खाया था, इसीलिए कैप्टन बग्गी को बचाने के लिए सैंक्स कूद जाता है। अगेन से सीन प्रेजेंट पे आता है। कैप्टन बग्गी की पास्ट की कहानी सुनकर लूफी बोलता है अच्छा इसका मतलब सैंक्स ने तुम्हें बचाया था ना। लूफी को रिप्लाई देते हुए कैप्टन बग्गी बताता है कि सैंक्स की वजह से उसका प्लान 10 साल लेट चल रहा है। इन द सेम टाइम गुस्से से कैप्टन बग्गी अपने बॉडी को अलग करता हुआ नामी पर अटैक कर देता है। नामी खजाने को लेकर भाग रही थी, बट सैंक्स अपना खजाने को कैसे छोड़ने वाला था। सैंक्स नामी को मारने वाला था, लेकिन लूफी एक लात मारकर कैप्टन बग्गी के अखरोट फोड़ देता है। फिर क्या कैप्टन बग्गी वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस सिटी के लोगों को पता चल जाता है कि उनका मेयर सिटी को बचाने के लिए बग्गी से अकेले लड़ने चला गया है, इसीलिए अपने मेयर का साथ देने के लिए सारे लोग हथियार पकड़कर चले जाते हैं। उसी की दूसरी तरफ नामी बग्गी को धमकी देते हुए खजाने को अपना बताने लगती है। इससे के मारे कैप्टन बग्गी अपने निचले बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देता है और अपने ऊपर बॉडी के साथ जोड़ने लगता है, बट लूफी कैप्टन बग्गी के पैर को पकड़कर गुदगुदी करने लगता है। गुदगुदी करने के बाद भी कैप्टन बग्गी नामी के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन लूफी पीछे से आकर बग्गी को एक जोर से लात मार देता है। लूफी के उस लात से बग्गी दूर जाके गिरता है और उसके बॉडी के कई सारे पीसेस बन जाते हैं। बट उस अटैक से कैप्टन बग्गी का क्या ही होने वाला था, वो दोबारा उड़ जाता है, लेकिन इस बार नामी कैप्टन बग्गी के एक बॉडी पार्ट को अपने रस्सी से बांध देती है। वही मौका देख लूफी अपने हाथों को लंबा करके कैप्टन बग्गी को कई दूर फेंक देता है और अपना हेड पहन लेता है। लूफी ने कई बार नामी की जान बचाई थी, इसलिए नामी लूफी को थोड़ा खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है। मैप को पाने के बाद लूफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। तभी लूफी नामी से पूछता है कि क्या वो क्रू को तो छोड़कर नहीं जा रही है। नामी बताती है वो क्रू को तो ज्वाइन नहीं करने वाली, बट एज अ नेविगेटर क्रू से टीम अप जरूर करेगी। इन द सेम टाइम वहाँ पर कुछ सिटी के लोग आ जाते हैं और वो लूफी से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर लूफी बताता है कि वो पायरेट्स है और उनके मेयर को भी उसी
ने मारा था। ये सुनते ही वो लोग लूफी नामी जोरो के ऊपर हमला बोल देते हैं और लूफी जोरो को पकड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो लोग अपने शिप के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वही पायरेट्स होते हैं जिन्हें नामी ने फंसाकर पानी में डुबा दिया था। वो पायरेट्स लूफी को धमकी देते हुए जोरो के सिर पे मारकर उसे जगा लेते हैं। बट जैसे ही जोरो उन्हें अपनी शकल दिखाता है, डर के मारे वो पायरेट्स अपनी पैंट गीली कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर को भी होश आ जाता है और वो लूफी को थैंक्स बोलने पायरेट शिप की तरफ जाने लगता है। उसके बाद मेयर लूफी को थैंक्स बोलकर अलविदा कर देता है। लूफी ने खजाने का एक हिस्सा वहीं सिटी पर छोड़ दिया होता है। जब नामी को इस बात का पता चलता है, वो लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों की हरकतें देखो तुम लोग। उसी की दूसरी तरफ हम एक लंबे नाक वाले आदमी को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्ला कर कहता है कि विलेज पे कुछ पायरेट्स अटैक करने वाले हैं, इसलिए सब अपनी जान को प्रोटेक्ट करना। लिटरली बट मुझे यही आदमी पायरेट्स लग रहा है। एंड आखिर में हमें पता चलता है कि वो लंबे नाक वाला आदमी झूठ बोल रहा था। गाँव वालों को ये बात पता चलते ही वो सब उस लंबे नाक वाले आदमी को मारने आते हैं, लेकिन गाँव से छुपकर वो लंबा आदमी पैर पे चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर उस लंबे नाक वाले आदमी के क्रू के मेंबर आते हैं जो कि दो छोटे बच्चे होते हैं। एक का नाम पेपर और दूसरे का नाम कैरट होता है। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक और बच्चा भागते भागते आ जाता है और वो कहता है सच में पायरेट्स आ रहे हैं, भागो बॉस भागो। जो पायरेट्स विलेज पर आ रहे थे वो और कोई नहीं, लूफी की टीम थी। लूफी की टीम से लड़ने के लिए वो लंबा नाक वाला आदमी अपने क्रू के साथ चला जाता है। हमें बताया जाता है कि इस लंबे नाक वाले आदमी का नाम यूसुफ होता है और ये इस विलेज का पायरेट लीडर होता है। वो लंबा नाक वाला आदमी यानी कि यूसुफ लूफी की टीम को डराने के लिए कहने लगता है कि उसके पास 80 मिलियन की सेना है, लेकिन नामी उसके अरमानों पे मूतती हुई कहती है कि उसके पास तो सिर्फ 3 लोग ही हैं। नामी की ये बात सुनकर वो 3 छोटे बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यूसुफ अपने गुलेल से लूफी पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट लूफी की आंखें देखकर यूसुफ की पैंट गीली हो जाती है और वो लूफी पर अटैक नहीं कर पाता। तभी लूफी कहता है तुम्हारा नाम यूसुफ है ना, तुम्हारे पिता का नाम यासुफ है ना। लूफी के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर यूसुफ नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर तुम यूसुफ को कैसे जानते हो। उसी की दूसरी तरफ यूसुफ और लूफी मिलकर खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि यूसुफ यानी कि यूसुफ का बाप सैंक्स के क्रू में था और लूफी वहीं पर यूसुफ से मिला था। हमें ये भी पता चलता है कि यूसुफ का बाप एक अच्छा साफ शूटर था। यूसुफ और लूफी मिलकर काफी मजे किया करते थे। तभी नामी पूछती है कि क्या इस विलेज में कोई ऐसा मिलेगा जो कि उन्हें एक शिप प्रोवाइड करवा सके, लेकिन यूसुफ बताता है कि ये एक टीनी विलेज है, सो यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उन्हें एक शिप प्रोवाइड करवा सके। तभी जोरो कहता है वो देखो उस चट्टान के पास एक हवेली है, शायद वो हमारी मदद कर सके। तभी यूसुफ बोलता है नहीं तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, वो एक श्रापित जगह है, वहाँ पर जाना मना है। ऐसा बोलकर यूसुफ हड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। तभी हमें उसी हवेली का एक नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने गार्ड से बोलती है कि उसे यूसुफ से बात करनी है। तो क्या ये यूसुफ की गर्लफ्रेंड तो नहीं? खैर वो गार्ड बताता है कि वो यूसुफ से बात नहीं कर सकती क्योंकि यूसुफ एक झूठा आदमी है। और इसी के साथ हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि होता है मिस काया। लेकिन अगले ही पल छुपते छुपाते यूसुफ उस लड़की से मिलने उसके हवेली पर चला जाता है। यूसुफ जितनी बार भी मिस काया को मिलता वो मिस काया को हमेशा झूठी कहानी बताता था। मिस काया भी उसकी झूठी कहानी की दीवानी थी। इस बार भी यूसुफ मिस काया को एक स्टोरी बताने लगता है। यूसुफ कहता है कि जब वो 5 साल का था तब उसे एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश मिली थी और उसने उस गोल्ड फिश को एक ही पंच पे मार गिराया था। इन द सेम टाइम लूफी की टीम और वो 3 बच्चे हवेली के सामने आ जाते हैं। तभी हमें थोड़ा सा काया के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि काया एक वीक लड़की है और वो एक डिप्रेशन की शिकार है और 1 साल पहले उसके पेरेंट्स भी एक्सपायर हो चुके थे। मिस काया के पास बहुत पैसा है बट वो हमेशा उदास रहा करती है, इसलिए यूसुफ उसे फनी स्टोरी सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है। तभी लूफी कहता है अगर ऐसा है तो वो लोग उस लड़की से शिप की मदद ले सकते हैं। तभी वो छोटे बच्चे लूफी को बताते हैं कि उसे मिलना कोई आसान बात नहीं है, उसे मिलने के लिए उन्हें सिक्योरिटी को पार करना पड़ेगा। लेकिन लूफी अपने हाथों को लंबा करके सभी को लेकर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। लूफी डायरेक्ट काया से फेवर मांगने लगता है। लूफी बताता है कि उसे एक बड़ा शिप चाहिए। इन टाइम पर वहाँ पर काया का गार्ड आ जाता है और बोलता है विदाउट परमिशन के तुम लोग यहाँ पर कैसे घुस गए। अगली तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं। अगेन से सीन लूफी पर शिफ्ट हो जाता है। उस गार्ड को देखकर यूसुफ छुपने लगता है, लेकिन वो गार्ड यूसुफ को देख लेता है और चोर के नाम से उसे बुलाने लगता है। यूसुफ
यूसुफ कहता है कि उसे चोर के नाम से नहीं कैप्टन यूसुफ के नाम से बुलाया करे, बट वो गार्ड डायरेक्ट यूसुफ के बाप का इंसल्ट करने लगता है। मिस काया भी अपने गार्ड को ऐसा बोलने से रोकने की कोशिश करती है, बट वो गार्ड मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार यूसुफ के बाप का इंसल्ट किए जा रहा था। यूसुफ अपने बाप का इंसल्ट सुन के डायरेक्ट जाकर उस गार्ड को एक पंच मार ही देता है। यूसुफ कहता है कि वो अपने बाप पर प्राउड फील करता है कि वो सैंक्स के साथ काम करते हैं और वो एक पायरेट्स हैं। यूसुफ फिर से उस गार्ड को मार नहीं जाता है, लेकिन मिस काया यूसुफ को रोक लेती है। मिस काया वॉयलेंस नहीं चाहती थी। मिस काया के बात मानकर यूसुफ उसे छोड़ देता है। अगली तरफ जब मिस काया अपने गार्ड को पूछते है कि आखिर उसने यूसुफ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस काया फूलों को पानी दे रही थी। तभी वो गार्ड भूख के मारे मरने की कगार पर गेट के सामने गिर जाता है। तभी काया का बाप उसे नौकरी देकर एज अ गार्ड के तौर पर अपने साथ रख लेता है, इसलिए वो गार्ड आखिरी सांस तक मिस काया का हिफाजत करना चाहता था। अगेन से सीन शिफ्ट होता है। तभी फिर से वो छोटा बच्चा चिल्लाकर बोलता है वो बैकवर्ड आदमी इसी तरफ आ रहा है, और हम देखते हैं कि वो आदमी बड़े स्टाइल से चलता हुआ आ रहा था। वो आदमी अपना मैजिक दिखाकर उन तीनों बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा था, बट वो खुद भी सो जाता है। अगली तरफ लूफी और यूसुफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन द सेम टाइम उसी पहाड़ी के नीचे वही मिस काया का गार्ड आ जाता है। वो गार्ड उसी मैजिशियन आदमी से बोलता है पूरी तैयारी तो हो गई ना। रिप्लाई देते हुए वो मैजिशियन बोलता है आज वो लड़की का आखिरी दिन है, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। उन दोनों की वो बात सुनकर लूफी और यूसुफ हैरान हो जाते हैं। वो दोनों मिस काया को मारने की बात करने लगते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि इसी गार्ड ने काया की फैमिली को भी मारा था। एंड हमें ये भी पता चलता है कि इस गार्ड का नाम बटलर है, और हमें ये भी पता चलता है कि बटलर कुछ 3 से 4 साल पहले एक पायरेट हुआ करता था। जब नेवी ने बटलर को शूट किया था तब बटलर ने मरने का नाटक किया था और वो वहाँ से भागकर डायरेक्ट काया के घर के सामने आ गिरा था। लेकिन लूफी ऑन द स्पॉट ही बटलर को धमकी देकर कहता है अगर उसने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो उसे मार डालेगा। बटलर उस मैजिशियन को इशारा करता है और वो अपने रिंग की मदद से लूफी को सुला देता है, बट लूफी के साथ वो खुद भी सो जाता है। एंड फाइनली हमें इस मैजिशियन का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम जांगो होता है। यूसुफ सोते सोते उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अगली तरफ यूसुफ ये बात को सारे गांव में बताने के लिए चला जाता है। यूसुफ जोर से चिल्लाकर विलेज को बताता है कि कल सुबह पायरेट्स का अटैक होने वाला है, बट इस बार यूसुफ की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता क्योंकि इस तरह यूसुफ ने कई बार झूठ बोला था। यूसुफ वो बात मिस काया को भी बताता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन मिस काया भी इस बात पर विश्वास नहीं करती। मिस काया को भी लग रहा था यूसुफ इस बार भी झूठ बोल रहा है। यूसुफ के पास मिस काया को बचाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यूसुफ काया को लेकर भागने लगता है, लेकिन काया यूसुफ को चाटा मारकर रोक देती है। इन द सेम टाइम मिस काया का गार्ड यूसुफ पर बंदूक चला देता है। लकीली वो बुलेट थोड़ा सा यूसुफ के हाथ पर ही लगता है। अगली तरफ विलेज पर अटैक करने के लिए सारे पायरेट्स आ चुके होते हैं। यूसुफ अपने विलेज को प्रोटेक्ट ना कर पाने के कारण से रोने लगता है, बट लूफी बताता है कि वो सब उसके साथ है, विलेज को प्रोटेक्ट करने में वो उसकी मदद करेंगे। लूफी की इस बात को सुन के यूसुफ को अलग ही मोटिवेट आने लगता है, लेकिन उसी के साथ यूसुफ के पैर भी कांप रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। बटलर अपने हवेली में वापस आता है। हवेली में आते ही बटलर अपना राज दूसरे गार्ड को बता देता है और उसी के साथ बटलर उस गार्ड को भी मार देता है। अब बटलर से रुका नहीं जा रहा था। इस टाइम बटलर के अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए बटलर अपना हथियार लेकर मिस काया के कमरे में चला जाता है।